करने दो जो कर रहा है शर्मा जी का लड़का। आओ फिर से लगाते हैं एक नए चैप्टर में एनसीईआरटी का तड़का। So welcome back guys on our channel Shed Plus. I am here, your mentor Ankita ma'am, and very happily I want to announce that we are going to start a new chapter and we will read the NCERT word by word this time. Yes, NCERT तड़का का मतलब यही है, NCERT में अच्छे से तड़का लगाना। मतलब हम NCERT को वर्ड बाय वर्ड और एक एक फिगर बाय फिगर साथ में पढ़ते हैं। हमने अपना लास्ट टॉपिक फिनिश कर लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप सबने हमारी वीडियो को देखा, उसको बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो देखते हैं विदाउट एनी डिले कि चैप्टर में क्या है। सबसे पहली बात थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें पढ़ी कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस पढ़ी, गैमीट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन उसमें हेल्प करता है, कैसी कैसी चीजें होती है। और इतना सारे इवेंट्स के बाद होता है एक मैजिकल इवेंट, दैट इज पार्चुरेशन, which is the most happiest moment and the most magical moment. Like ये itself एक बहुत बड़ी बात है कि you know that gestation period की एक single cell से एक पूरे organism का बनना, it's just like a miracle and nothing less than that. तो उन सारी चीजों के बाद उन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया आइडियली ये प्रोसेस होता कैसे है, कौन कौन सी चीजें होती है, सब हमने पढ़ा। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हॉर्मोन्स है ना, जेस्टेशन पीरियड में फर्स्ट मंथ पे क्या बना, फिफ्थ मंथ पे पहला मूवमेंट हुआ और सारी चीजें, ठीक है, लैक्टेशन से लेके सब कुछ, कोलेस्ट्रम तक। मतलब पार्चुरेशन हो गया, बट दैट वाज एन आइडियल केस कि ऐसा होता है। बट बहुत सारे एरर्स होते हैं बीच में, हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है वो यहीं से आया कि ये जो रिप्रोडक्टिव पूरा प्रोसेस हो रहा है उसमें एक अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ होनी चाहिए। वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ये चैप्टर आपको यही समझाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू नाउ ऑल्सो एंड लेटर ऑन ऑल्सो। ये चैप्टर हमें बहुत सारी चीजें बताएगा अबाउट सो मेनी डिजीजेस, एसटीडीज, अबाउट सो मेनी कंट्रासेप्टिव मेथड्स दैट some should use, and the main thing is about the infertility. Like so many couples are infertile, so there are so many methods to rectify that. So it is a very important chapter with respect to all these aspects. तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। आज के लेक्चर्स में हम कुछ बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एनसीईआरटी में बहुत क्लमजी तरीके से इन चीजों को दिया है, बट मैं इसको आपको तोड़ के एक एक पॉइंट्स में समझाऊंगी, आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली हमने, फिर बातें करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। The term reproductive health simply refers to healthy reproductive organ with normal function। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तुम अब सब जानते हो किसकी बात चल रही है, उनकी हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब वो ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए और क्या, नॉर्मल फंक्शंस करने चाहिए। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects also। ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना ही काफी नहीं है, इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है। उसको अभी और बेटर तरीके से समझते हैं। WHO क्या बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक बार सवाल आया है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। एक बार आया है, चांसेस बहुत कम है आने के, क्योंकि अभी हम वापस से एनसीईआरटी पे स्टिक हो चुके हैं, बट याद रखना जेनेवा, ठीक, इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ है। तो WHO क्या बोलती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या बताती है? It means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। हर एक तरीके से एक इंसान
क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है अगर, तो मतलब वो फिजिकली हेल्दी हो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो इमोशनली हेल्दी हो इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड्स एंड द कनेक्शंस एंड सो मेनी थिंग्स। इमोशंस आ गए आपके मेंटल पर्सपेक्टिव से, हमारे लिम्बिक सिस्टम से, हम इमोशनली उस चीज को लेके पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, ये सारी चीजें। प्लस बिहेवियरल, हमारा बिहेवियर, जैसे अगर कपल्स हैं उनका आपस का बिहेवियर, ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वही पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, चीजें बहुत हार्श है और बहुत सारी चीजें हैं, तो दे आर नॉट बिहेवियरली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है। एंड सोशल, अब जैसे मान लो कि सोशल अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक बहुत कॉमन सी चीज हमारे देश में होती है कि अभी भी बहुत सारी जगह पे फीमेल्स को इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर अ फीमेल चाइल्ड। तो ये एक सोशल हेल्थ है, ये सोशल हेल्थ भी होना बहुत जरूरी है। अब पता चला यार एक वुमेन है, उसको एकदम प्रताड़ित करके रखा है कि यार तुम लड़की पैदा कर रही हो, लड़की पैदा कर रही हो, तो शी कैन नेवर बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, क्योंकि वो सोशली उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसका अफेक्ट कहीं ना कहीं उसके इमोशनल, उसके बिहेवियरल हेल्थ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान रखना कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं है, इसमें 4 चीजें हैं, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ये चारों चीजें आती है इसमें, ठीक। ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ, normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called as reproductively healthy. जो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करती है वो सोसाइटी कहलाती है एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक। अब और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब इनमें जो भी प्रॉब्लम्स आई या आती हैं, ठीक है, आ सकती हैं किसी की लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया वो पहली कंट्री थी, भाई बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, बट स्टिल हमारी पॉपुलेशन देखो ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनिशिएशन था, अच्छी बात है, हमारा देश है तो हम ऑब्वियसली प्रेज करेंगे, राइट। चलो, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया सबसे पहले इनिशिएट की थी कब? 1951 में, पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। अभी तक ये प्रोग्राम्स चले आ रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। इतना ही नहीं, इस फैमिली प्लानिंग को और ज्यादा और प्रोग्राम्स ने ज्वाइन किया और ज्यादा इसमें एस्पेक्ट्स बढ़े और इसको एक बिगर फ्रेम से आज जाना जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH प्रोग्राम्स। दीज आर वेरी फेमस प्रोग्राम्स। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है NCERT ने। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently operational under the popular name of RCH, that is Reproductive and Child Health Care Program। ये फैमिली प्लानिंग को और बेटर बनाया गया, इसमें और सारे प्रोग्राम्स ऐड किए और एक वाइडर एस्पेक्ट्स में हम इसको आज किस नाम से जानते हैं? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। 3 चीजें बेटा, एक नाम फैमिली प्लानिंग याद रखोगे, दूसरा RCH याद रखोगे कौन से ईयर में किया था? 1951। किसने किया था? तो हम भूलेंगे नहीं, हमारा देश। चलो अब देखते हैं कि जो प्रोग्राम बना, ये RCH बना, इसका क्या एम था, ये क्या करना चाहता था, क्यों बना? जैसे मैंने बोला कि बहुत वाइडर एस्पेक्ट्स हैं, तो 2 चीजें हैं बेटा। ये चाहता था बेसिकली, क्या चाहेगा कोई भी प्रोग्राम, कि वो जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव, ये चारों जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो चारों तरीके से हम हेल्दी रहें। लेट मी रिवाइज दैट, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वाज द वन which I was missing। ठीक, तो कैसे इसने क्या इसके गोल्स थे, किस तरीके से इसने किया? तो दैट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अवेयरनेस फैलाना। जब तुम NCERT के दूसरे पेज पे होते, इतना लंबा सा पूरा पोथा दिया हुआ है, उसमें इतनी चीजें भरी हुई है जिसको मुझे पढ़ने में
कल मैं बैठ के पढ़ी उसको रात को, और फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे इसको ऐसा समराइज करूं कि बच्चों को हेल्प मिले इससे, और बच्चे उस तरीके से उसमें क्लमजीनेस में उसमें फंसे ना। तो सी यहाँ पे देखो क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है कि क्या क्या किया आरसीएच ने, क्या किया, अवेयरनेस फैलाई, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, बहुत एक कंट्रासेप्टिव पिल सहेली थी वो प्रोवाइड की, एम्नियोसेंटेसिस प्रोवाइड की, बहुत सारी चीजें। अब एक सवाल बनता है, कैसे इसने इतने मास लेवल पे कैसे अवेयरनेस को फैलाया, क्या किया? तो अब जब तुम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करोगे तब वो बताएगा। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया इस लाइन को कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो कैसे किया इसने। सी विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, इसकी हेल्प से ये है मास कम्युनिकेशन के तरीके, ठीक। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, यू नो, मास कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका रेडियो, टीवी, सिनेमा घरों में चला दिया इन्होंने, ठीक है। ये अवेयरनेस है रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या अवेयरनेस फैलाई ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द for being a socially reproductively healthy society। किसका? पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज में, ठीक। उसके बाद और क्या करवाया इन्होंने इस प्रोग्राम्स में, और क्या प्रेशराइज किया चीजों को करने के लिए? इंट्रोडक्शन ऑफ sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि कोई भी बच्चा मिसगाइड ना हो, उसके दिमाग में कोई मिथ ना हो रिप्रोडक्शन को लेके, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेके। सेक्स एजुकेशन तो क्या क्या पढ़ा हमने भाई, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया से तो इन्होंने बहुत अवेयरनेस फैलाई, प्लस साथ में इन्होंने ये बोला कि भाई पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इनका बहुत ही योगदान होता है। हालांकि इनका तो हर चीज में योगदान होता है, जहाँ पे रिलेटिव्स आ गए वहां तो काफी योगदान हो जाता है, राइट। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेक्स एजुकेशन स्कूल में होना बहुत ही जरूरी है ताकि बच्चे को मिसकंसेप्शंस ना हो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। और क्या किया है इन्होंने, पॉइंट्स है हमारे पास, सबको पॉइंट्स में तोड़ के रखा है, एक एक करके दिमाग में सेट कर लो इसको, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, adolescence and related changes, safe and hygiene sexual practices, sexually transmitted disease जैसे कि AIDS etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life। reproductively healthy life किसकी बात कर रहे हैं? एडोलेसेंस वाली एज में जो बच्चे होते हैं उनमें मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीजें आती है, अग्रेसिवनेस, मतलब ना दे आर, एडोलेसेंस इज अ एज जहाँ पे आप यहाँ खड़े हो एंड यू आर गोइंग टू चूज द पाथ ऑफ योर लाइफ कि यार तुम कैसे बनने वाले हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसे होने वाला है लाइफ में। दिस इज द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंस, है ना, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं कि तुम एकदम गुंडे ही बन जाओगे, हैं कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, डिसिप्लिन इंसान बनोगे, रिस्पेक्ट करोगे, है ना, ये सारी चीजें। तो उस एज ग्रुप में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना किस चीज की, किस चीज की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एडोलेसेंस और रिलेटेड चेंज की। बेटा तुम एडोलेसेंस एज में हो, तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक, इनके बारे में जानकारी देना। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यस, अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस है तो वो सेफ और हाइजीनिक हो, ठीक। उसके बाद एसटीडीज के बारे में जानकारी देना, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी देना। बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ द सेक्स एजुकेशन व्हिच दे गिव इन द स्कूल्स, ठीक, एंड वुड हेल्प द पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज। जो एडोलेसेंट एज के ग्रुप के बच्चे हैं उनको ये हेल्प इसके थ्रू दी जाती है। फिर एजुकेटिंग पीपल, भाई ये तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया ना, अगर तुम पढ़े लिखे हो, ठीक, तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें सब समझ में आएगा। हालांकि
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेटेड हैं बट फिर भी ऐसे ही हैं, है ना। जैसे क्या होता है ना कि एजुकेशन में और विजडम में बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक कोई ऐसा भी इंसान होता है, जैसे पुराने जमाने में हमारी नानी दादी लोग होती थी, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी होती थी, है ना। पूछते थे हम, नानी आप कौन सी क्लास तक पढ़ी, तो वो कहती थी कि हम 10वीं तक पढ़े। बट हमें नहीं लगता कि उनसे ज्यादा विजडम हमारे पास भी होगा, राइट, भले हम उनसे ज्यादा एजुकेटेड हो। तो बीइंग बीइंग अ वाइज पर्सन एंड बीइंग एजुकेटेड, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, तो हाँ, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, खासकर दो लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है जो जिनकी शादी वादी होने वाली है, ठीक, क्योंकि वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग, कौन लोग, फर्टाइल कपल, जो कपल्स जो फर्टाइल एज ग्रुप में है, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल, भाई इनको बर्थ ऑप्शन का पता होना चाहिए कि भाई ये बर्थ ऑप्शंस हैं, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसकी कैसे देखभाल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते, इसीलिए जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा एक टाइम पे था, अभी तो काफी कम है। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, जब एक बेबी हो जाता है तो उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बहुत केयर करनी पड़ती है। ये सारी चीजों के बारे में एजुकेशन एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल, ये सब कुछ एजुकेशन का पार्ट है बेसिकली। कि एक मेल और फीमेल में हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, ठीक। इन सारी चीजों के बारे में एजुकेशन दिया आरसीएस ने। आरसीएस बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। क्या क्या किया उसने, देखो, एजुकेट किया पीपल, लोगों को अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स। तुम जितना सोच सकते हो, पता है तुमको क्या, तुमको अगर तुम बोर्ड्स देने वाले हो तो इस चीज पे लिखने के लिए तुमको एक पूरी कहानी आ सकती है, ठीक है। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में आएगी, 5 नंबर में नहीं आएगी, 3 नंबर में आ सकती है कि तुम इसके बारे में लिखो कि कौन कौन सी तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स। अगर तुम ऐसा पॉइंट्स वाइज लिख दोगे तो एग्जामिनर एकदम मतलब फ्लैट हो जाएगा, वो दे देगा नंबर खुल के। तो ऐसे ही लिख दो। आगे पढ़ो, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। लोगों को यह समझाया गया कि अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो तुम खाओगे क्या, स्कैर्सिटी हो जाएगी ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, शेल्टर की, सारी चीजों की, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। उनको इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, सोशल एविल्स लाइक sex abuse, sex related crimes, etc. Sex abuse, good touch, bad touch, बहुत सारे छोटे बच्चे they does not know about the good touch, the bad touch। इसीलिए स्कूल्स में छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाना चाहिए कि बेटा ये गुड टच है, ठीक है, दिस इज बैड टच। अगर ऐसा कुछ होता है तो गो एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट दिस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आरसीएस ने सोची, और क्या क्या need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a reproductively healthy society। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। अगर हम एक बार कंपाइल करने की कोशिश करें तो इन्होंने क्या क्या किया यार, इन्होंने ना बहुत कुछ किया। एक डिफरेंट कलर लेते हैं हम लोग, जे वाला, ठीक। देखो, मदद किसकी ली, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, इसकी मदद ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है इसमें, वो भी अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जाती है। देन सेक्स एजुकेशन एक टर्म आया, स्कूल में सेक्स एजुकेशन अगर अच्छा है तो काफी हद तक चीजें ठीक है। फिर बेटा प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बेसिकली प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू दोज हु आर इन द एडोलेसेंस एज ग्रुप, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन देना। educating people about so many aspects related to the same, and awareness about what, awareness about the uncontrolled population growth। मतलब बेसिकली अलग अलग तरीके से एकदम अवेयरनेस फैला दी गई कि भाई ये भी है वो भी है। बहुत बहुत काम किया आरसीएस ने, ठीक। उसके बाद कुछ इसेंशियल्स, जैसे एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ इसेंशियल्स जो जरूरी थे इस सब चीजों को करने में, या एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने में जो इसेंशियल्स, जो जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है वो क्या क्या है, उसको एनसीईआरटी में 3-4 लाइन में कंपाइल किया है। जैसे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। भाई बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, बढ़िया स्कूल होना चाहिए, ठीक है, वहां पे
हॉस्पिटल में अच्छी अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, अच्छी अच्छी टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है, दीज वर द रिक्वायरमेंट्स। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स होने चाहिए एंड मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो दीज वर द व्हाट एसेंशियल चीजें जो चाहिए भाई। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग चाहिए, और क्या चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तभी तो जो टैलेंटेड लोग होंगे बढ़िया से लोगों का इलाज करेंगे, सारी चीजें करेंगे, राइट। फिर एक और चीज आई थी बेटा इसी दौरान, एक चीज आई थी एमनियोसेंटेसिस, ठीक। एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लोग इसको क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं इसका। समझ लो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बच्चे में हो रही बीमारियों को पता कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ गंदे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या है, मेल या फीमेल, और अगर उनको ये पता चल जाता है कि फीमेल है तो फीटिसाइड्स के केस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगवाया गया था, बैन, ठीक है। ये भी RCH के अंडर, मतलब RCH के इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ही आया था, जिन्होंने बैन लगाया किस पे, एमनियोसेंटेसिस पे, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने बताया और भी काम करता है एमनियोसेंटेसिस, वो हो रहा है बेटा, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते हो, दिस इज इलीगल, ठीक। Okay, so ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing female feticides. फीमेल फीटिसाइड्स नहीं होगा, ठीक। और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी कराया यार, बड़े मास लेवल पे टीकाकरण कराया बच्चों का RCH ने, ताकि बहुत अलग अलग तरह की बीमारियों से बचे। आ जाएगा आपका पोस्ट नेटल केयर में, राइट। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। इस चीज से ये सारे प्रोग्राम कनेक्टेड हैं। RCH बढ़िया है, ठीक है, RCH ने बहुत काम किया। अब बेटा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई रास्ते में जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, मैंने बताया आपको, बट फिर भी पढ़ते हैं। देखो, इन एमनियोसेंटेसिस some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। हम क्या करते हैं, ये देखो बेबी है यहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड है यहाँ पे, इससे इंजेक्शन से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से क्या करते हैं, फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, ठीक। ये रहा, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। fetus की सेल्स है वहां पे, स्टेम सेल्स है यार, वो सब कुछ बनाती है। जो बीमारियां होनी होंगी बच्चे को, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जो ऊपर से मतलब पेरेंट्स से आया है, वो हम पता कर सकते हैं इसी स्टेज पर। तुमको पता है कितनी बीमारियां इससे क्योर की जा सकती हैं। जब हम 12th में वो पढ़ते हैं ADA डिफिशियंसी, एडिनोसिन डाइअमाइनेज डेफिशिएंसी, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एक बच्ची को था 4 साल के, हम पढ़ेंगे ये वाला केस, आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर हमने एमनियोसेंटेसिस से पता कर लिया होता कि इस बच्ची को ये केस है, तो हम इसको क्योर कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। हम सर्वाइबिलिटी बता सकते हैं, बच्चा ठीक है, बढ़िया है कि नहीं, एकदम हैप्पी है कि नहीं, अंदर खुरापात कर रहा है कि नहीं। एंड प्लस बेटा लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बहुत बात पूछा है एमनियोसेंटेसिस में, प्रोसीजर के बारे में पूछ लिया और बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। हाँ, एक चीज और पूछा नहीं है, याद कर सकते हो आप कि एमनियोसेंटेसिस को करने का ना एक सेफ टाइम पीरियड भी होता है। जेस्टेशन पीरियड में 14 से 18वें वीक तक ही आप कर सकते हो उसको, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते। दिस इज द सेफ पीरियड टू डू दैट। याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। दिस वाज एमनियोसेंटेसिस। अब एक और चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गर्भ निरोधक गोली, सहेली, सबने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। RCH की खोजबीन के दौरान, अवेयरनेस के दौरान इसको डेवलप किया गया, कहाँ पे,
हमारे एकदम बगल में लखनऊ में क्या है, CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो यहाँ पे सवाल बना हुआ है कि CDRI कहाँ पे है, ठीक है, उसने क्या किया, या पूछता है कि सहेली कहाँ पे बनाई गई। ये सवाल जवाब आते हैं, सवाल आते हैं, जवाब नहीं आते बेटा। A new contraceptive for the females was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow। ठीक, याद रखना सबसे पहले नॉन स्टेरॉइडल है, इसलिए हार्मफुल कम है, और भी कुछ फायदे हैं इसके, जैसे क्या, 1 a week pill, इसको एक हफ्ते में एक बार लेना होता है, ऐसे रोज रोज का कुछ झंझट नहीं है इसके साथ। ना ही इमरजेंसी पिल है, ठीक है, कि हम थोड़ा सा हार्म करती है इमरजेंसी पिल्स, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में लेते हैं, कंपैरेटिवली इट्स अ गुड वन, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल प्लस जे भी नहीं पूछा है बेटा, लेकिन आप याद कर सकते हो। सहेली के पास क्या होता है, सहेली के पास सहेली होती है, सहेली के पास एक केमिकल होता है, उसका नाम है सेंटक्रोमिन। अच्छा, कोइंसिडेंटली मुझे जो वो मिली फोटो ना, उस पर सेंटक्रोमिन गोलियां लिखा हुआ था, सेंटक्रोमैन गोलियां IP, ठीक है। सेंटक्रोमिन क्या होता है, सेंटक्रोमिन बताती हूँ आपको क्या करता है, याद करो, एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बहुत ही गंदा यूट्रस बना, चल ठीक, लेट सपोज, ठीक, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियल वॉल पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, एस्ट्रोजन के, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। एस्ट्रोजन क्या करता था, एस्ट्रोजन मेंटेन तो नहीं करता था एंडोमेट्रियम को, लेकिन बनाता था, proliferation phase, you remember the growing follicle secretes the estrogen which helps in the proliferation of the endometrial wall, ठीक, प्रोजेस्टेरोन तो उसको मेंटेन करता है, तो एस्ट्रोजन अपना बढ़िया काम करता रहता है, यहाँ पे आता है काम करता है, और एस्ट्रोजन के काम करने से बेटा यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती रहती है, ये हर मंथ की कहानी है। लेकिन सेंटक्रोमिन क्या करता है ना, सेंटक्रोमिन जाके यहाँ पे इसको मॉड्यूलेट कर देता है। सेंटक्रोमिन क्या करता है, ये जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है उसको कर देता है मॉड्यूलेट, चेंज, हम नहीं काम करने देंगे एस्ट्रोजन को, ऐसा उसका एटीट्यूड है, हम नहीं काम करने देंगे, तो वो जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, और जब वो बाइंड कर जाता है तो एस्ट्रोजन उसके साथ नहीं, एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर के पास नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से लाइनिंग नहीं बनेगी, और जो लाइनिंग नहीं बनेगी तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, विलाई कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, राइट। तो याद रखना, सेंटक्रोमिन याद रख सकते हो अपने दिमाग में कि हाँ सहेली में सेंटक्रोमिन होता है, क्या पता एक सवाल आ जाए बेटा, ठीक है, अगर हम लकी हुए तो आएगा, हम उसका आंसर लगाएंगे, ठीक। सेंटक्रोमिन क्या करता है, मॉड्यूलेट द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, इट मॉड्यूलेट्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ध्यान रखना, स्लाइड को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ठीक, दिस वॉज सहेली, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें थी, ठीक है, आरसीएस ने क्या क्या किया, कैसे अवेयरनेस फैलाई, मम्मी पापा, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका अपना बहुत सारा उसमें योगदान रहता है। सेक्स एजुकेशन ऑफ द एडोलेसेंस एज ग्रुप, है ना, सो मेनी थिंग्स, उसमें एम्ब्रियोसेंटेसिस आई, इस पे बैन लगवाया गया, बैन, फिर सहेली जैसी एक अच्छी कंट्रासेप्टिव पिल्स का CDRI लखनऊ में बनना, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अब क्या हुआ ना, मतलब मुझे तो चैप्टर पढ़ के ऐसा लगा कि आरसीएस ने इतनी मेहनत की, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मतलब MMR घट गया, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज का मरना घट गया, सब कुछ हुआ, ठीक है, और हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया। फिर आरसीएस को लगा यार मतलब ये तो उल्टा काम हो गया, उल्टा क्या मतलब, उसने पॉजिटिवली किया कि लोगों की डेथ्स कम हो, ठीक है, बट लोग इतना हेल्दी हो गए, पॉपुलेशन ही हमारी हाइप कर गई। फिर आरसीएस में बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए, आरसीएस पूरा स्मार्ट है, आरसीएस ने फिर क्या किया, बर्थ कंट्रोल के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन फैलाए, बहुत सारे ऐसे मीजर्स, ऐसे स्टेप्स लिए उन्होंने जिनसे लोग बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को अडॉप्ट करें, ये समझें कि हमें स्मॉलर फैमिलीज को रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें अपनी फैमिलीज के नंबर्स को नहीं बढ़ाना है, ठीक। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी ना यहाँ पे हटके पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करती है, थोड़ा सा समझेंगे हम इसको बेटा, बहुत डीप नहीं जाएंगे, जितना लिखा है उतना पढ़ना, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है तुमको पढ़ने की, मैंने ऑलरेडी इसको सॉर्ट कर दिया है। हालांकि एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छूटी है, जैसा कि मैंने बोला कि हम वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यू कैन चेक, आई कैन बेट, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन छूटी नहीं है, ठीक है।
चलो, population stabilization and birth control. This is our next topic. In the last century, all around development in various fields significantly improved the quality of life. Yes, आर्ट ने बहुत मेहनत की, इससे quality of life बहुत बढ़ी लोगों की. However, increased health facilities along with the better living condition had an explosive impact on the growth of population. ये देखो क्या हो गया, इतना तो हमने उनको हेल्थ केयर दे दिया कि हमारा पॉपुलेशन इधर ऊपर बहुत ज्यादा हाइप हो गया. ठीक, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 जैसे 1951 में याद रखना, अभी दिमाग में आया, 1951 में आया था फैमिली प्लानिंग बाय इंडिया. ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन द ईयर 1900 में लगभग 2 बिलियन थी, जो 2000 इन द ईयर 2000 कितनी हो गई, 6 बिलियन अप्रोक्सीमेटली. एंड देन इन द ईयर 2011 जब चेक किया तो इट वाज 7.2 बिलियन. कुछ ऐसा ही हाइप केस हमारे इंडिया में भी है, इंडिया में भी आया. दैट इज, इंडिया में जो पॉपुलेशन था हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज अराउंड 350 मिलियन. ठीक, एंड देन अगर हम 2011 में देखें तो वो इतना बढ़ गया 1.2 बिलियन. और अभी एक अप्रोक्सीमेशन लगाया गया 2021 अप्रैल में, दैट आवर एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इज 1.38 बिलियन. बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, एक ही घर में 10-10 लोग हैं. क्या जरूरत है इसकी, खाना पीना, ज्यादा कजिन्स होंगे घर में, ज्यादा सिबलिंग्स होंगे, ज्यादा लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, है तो नहीं करना चाहिए ये सब. ठीक, तो देखो बेटा, ये था पॉपुलेशन जो इतना बढ़िया. हो सकता है पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ जाए कि इस समय कितना था, इस समय कितना था. हालांकि इसके अलावा भी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूछने के लिए. ठीक है, बट यू कांट प्रिडिक्ट द पेपर, राइट. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate, that is MMR, infant mortality rate, IMR, as well as increase in the number of people in reproductive age are probable reason for this. बोला गया कि इतना क्यों बढ़ा, क्या रीजन. अगर हमसे पूछा कि क्या रीजन है भैया, क्यों इतना बढ़ गया, तो हमने जो इतनी बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की है यार, उससे क्या क्या हो गया, डेथ रेट कम हो गई बेटा. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब, अगर जिसको नहीं पता है, मैटरनल टर्म आया मम्मी से, मोर्टेलिटी रेट आया है डेथ से. जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनका जो डेथ रेट है वो कम हो गया. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चों का डेथ रेट कम हो गया. एज वेल एज वो लोग जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हेल्दी एक्टिव एज ग्रुप में थे उनका नंबर्स बढ़ गया. इन कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, इन कुछ फैक्टर्स की वजह से इतना खतरनाक इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, एकदम काफी ज्यादा. दो थ्रू आवर RCH प्रोग्राम्स, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. मतलब RCH ने बहुत कोशिश की कि वो अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इन ग्रोथ रेट को थोड़ा सा कम करे. ठीक है, लोग पॉपुलेशन कम हो, लेकिन वो एक मार्जिनल एक पर्टिकुलर मार्जिन तक कर पाए, उससे ज्यादा नहीं कर पाए. ठीक है, और क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस the population growth rate was less than 2%. बेटा याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार फंसा था ये, 2% नहीं है. ठीक है, less than 2%, 2 से थोड़ा कम. that is a rate at which our population could increase rapidly. बहुत ज्यादा है ये. मतलब इसका मतलब क्या है कि 1000 लोग में अगर हम एक साल में देखें तो 20 लोग बढ़ जाते हैं. ठीक, दिस इज द रेट. 2 से थोड़ा कम है, याद रखना इस चीज को. उसके बाद सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लेड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट. दिस वाज द थिंग व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, कि अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे यार तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में परेशानी होगी, खाना पीना, शेल्टर, रहना, सब कुछ, सारी चीजों में दिक्कतें होंगी. ठीक है, therefore government was forced to take up serious measures to check this population growth. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो बहुत लोचा हो गया, इतने ज्यादा लोग होंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, राइट. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए, कोशिश की कि हम लोगों को किसी तरह मोटिवेट करें टू हैव स्मॉलर फैमिलीज, राइट. तो बस ये हमारा जो लास्ट स्लाइड है वो ये बताता है बच्चे कि क्या स्टेप लिए, कहाँ तक गवर्नमेंट ने कोशिश की, बहुत कोशिश की. सबसे पहले मोटिवेट किया स्मॉलर फैमिलीज को बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स. नाउ दिस कंट्रासेप्टिव मेथड्स विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. ही बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस चैप्टर में. कंट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के उन्होंने प्रोवाइड किया. जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट द बेटर एक्सपर्टीज, जो अच्छे टैलेंटेड लोग, ठीक है, उन लोगों के थ्रू बहुत अलग अलग तरह के
कंट्रासेप्टिव मेथड्स लाए गए, अभी हम पढ़ेंगे उन सारे कंट्रासेप्टिव मेथड। देयर आर नंबर्स ऑफ मेथड्स, मतलब अगर इंसान के पास पैसे नहीं है तो भी वो उसको यूज कर सकता है एक कम लोएस्ट प्राइस में, है ना। अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो भी कर सकता है। तो देयर आर नंबर्स ऑफ मेथड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको ओवरकम करने के लिए एडवर्टीजमेंट किए, पोस्टर लगाए अलग अलग जगह पे, किस चीज के, एक हैप्पी कपल है हंसता खेलता हुआ, वो दोनों कपल है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, नीचे लिखा है हम दो हमारे दो। यहाँ पे मतलब अलग तरह से प्रचार किया गया लोगों को, है ना। तो पोस्टर देखे कि भाई ये देखो दो बच्चे इनके बड़े खुश हैं ये। इवन कुछ अर्बन सिटीज में और एडवांस सिटीज है उसमें तो लोग वन चाइल्ड नॉर्म्स भी अपनाते हैं। लोग ये सोचते कि नहीं भाई हमारी जो फैमिली होगी उसमें एक ही बेबी होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज वन चाइल्ड नॉर्म। ऐसे भी लोग हैं अब, ठीक है। उसके बाद statutory raising of marriageable age of female to 18 years and that of males to 21 years। अभी जो एक लड़की की marriageable age है, ठीक है, that is 18 and लड़के की 21, ये एक अच्छा स्टेप था। जैसे क्या है कि अगर हम और कम एज में शादी करवा दे बच्चों की तो दे डोंट हैव दैट मैच्योरिटी कि हमें क्या सही है क्या नहीं सही है। अब अगर बच्ची 16 साल की और 17 साल में वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू कोप अप प्रॉपरली दोस थिंग्स, है ना, जो वो 21, 22 या 23 इयर्स ऑफ एज या वॉट एवर उसमें कर पाएगी। तो हाँ, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप, ठीक है। एक लड़का अगर 21 साल का हो जाएगा तो हाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इज क्वाइट मेच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन कंपैरिजन टू द यंगर वंस, राइट। उसके बाद क्या सबसे खतरनाक चीज तो मुझे ये लगती है, इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद स्मॉलर। अब इससे भी ज्यादा अच्छा क्या कर सकती है गवर्नमेंट पैसे देती है लोगों को कि यार ये तुम पैसे रख लो लेकिन प्लीज कम अपनी फैमिली के नंबर्स को कम रखो, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने लिए ताकि हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो, ठीक है। बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारा इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को उतना प्रॉपरली नहीं समझते हैं, राइट। तो बाकी आप जो भी आपके आसपास लोग हैं, मैं यही कहूंगी कि अवेयरनेस जिस भी फॉर्म में, अगर आपसे छोटे लोग हैं, ठीक है, अगर आप एजुकेटेड हो अबाउट दिस एंड आई एम श्योर आप हो, आई एम डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, कि हमें अपने फैमिलीज को एक एक पर्टिकुलर नंबर्स में ही कंसाइज करना चाहिए। जो ये चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीवन शुड नो अबाउट दिस, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहीं पे भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं कि फीमेल फीटिसाइड्स के केसेस हैं अगर आपकी नॉलेज में, तो आप उसको देखो, आप उनको अगर समझा सकते हो समझाओ, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यस this was the first lecture of this chapter. We will compile the chapter in the second lecture itself, जिसमें हम contraceptive methods के बारे में पढ़ेंगे, extremely important, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा हम पढ़ेंगे MTP के बारे में, ठीक है, राइट। हम पढ़ेंगे कुछ STDs और इनफर्टिलिटी। These all 4 topics are extremely important। चारों से आप समझ लो सवाल आते ही आते हैं, मतलब स्किप नहीं करने वाले, ठीक। बाकी तब तक के लिए मैं यही बोलूंगी कि अलग अलग तरीके से पढ़ाइयाँ करते रहो। ये जो टॉपिक था इसमें जैसे क्या है ना कि बहुत समझने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। इसको कहीं स्टिक नोट्स पे स्टिक करो, जो भी डेटाज मिलते हैं उसको लिखो, अलग अलग अपने अपने तरीके से पढ़ो बेटा, रास्ता खुद ही बनाया जाता है, ठीक है। जो आपको स्विचेबल लगे, जो आपको सूट करे, उस रास्ते पे पढ़ाई करो। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक इस वीडियो को देखो, NCERT पढ़ो और चिल करो। ऑल द बेस्ट।